सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट के बारे में। ठीक है, जो है आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, ये जो पूरे चैप्टर में 20 पॉइंट मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, अगर आपका कोई भी चाहे इंटेक्स क्वेश्चन हो चाहे बाहर भी कोई क्वेश्चन अगर फ्रेम भी होता है तो इसी के आसपास इस तरीके से सब घूमेंगे और इसी से आपका हो जाएगा, एक बार समझ लेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग अपनी कॉपी ले लीजिए और चाहे तो आप एक बार इसको नोट्स की तरीके से कॉपी पर अपने उतार लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग अब तक कॉपी ले लिए होंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्या फैसिलिटी होती है, क्या क्या वहाँ पर दिक्कत होती है और कौन कौन से लोग किस किस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, इस सब का हमारा पूरा रफ आइडिया दिया गया है। और उसी के माध्यम से बताया कि जो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन है वह कैसे रहती है और इन केस वह किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। और इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि मान लीजिए कोई फार्मर है तो उसको क्या प्रॉब्लम आती है और वह किस तरीके से फसल को उगाता है और किस तरह हमारे तक पहुँचता है, यानी जितने भी उसके बीच में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हुआ या जितने भी अदर मैन इन्वॉल्व है या मैन पावर इन्वॉल्व है उसके बारे में पूरा हमें ब्रीफ में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, डिटेल डिस्क्राइब दिया गया है। तो हम लोग बात कर लेते हैं। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स मतलब बेसिकली होता है कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ क्या है, यानी पर ईयर वहाँ के जितने भी आदमी हैं कैसे पर ईयर उनकी ग्रोथ क्या है और उनका क्या वर्किंग पोजीशन है। ठीक है, और उनकी स्टेटस क्या है। बेसिकली बताता है कि जीडीपी आप लोग देखेंगे होंगे जीडीपी क्या आती है। यह बेसिकली इकोनॉमिक्स में जीडीपी का स्टडी करते हैं, जीडीपी कैसे आती है। जीडीपी सब यहीं से मिला जुला कर इन्हीं सब फैक्टर से आती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ओवरव्यू। तो हमने देख लिया इकोनॉमिक्स का ओवरव्यू, मतलब इकोनॉमिक्स मतलब बेसिकली क्या है, किसी भी कंट्री का स्टेटस क्या है इंटरनेशनल लेवल पर और उसके जो वहाँ के पर्सन है किस तरह की लाइफ स्पेंड कर रहे हैं उसके बारे में पूरा बताया जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को ही बेसिकली बताता है कि उसकी अर्थव्यवस्था क्या है, इसे अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है या मान लीजिए आपको कोई भी कंपनी सेटअप करनी है तो उसमें आपको क्या क्या ज़रूरत होगी उसके बारे में बताया गया है कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई भी आपको कंपनी सेट करनी है तो सबसे पहले तो लैंड तो चाहिए ही चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं कंपनी में खोलने तो पहला क्या ज़रूरत है, लैंड की। दूसरा क्या, लेबर की। तीसरा किस चीज़ की ज़रूरत है, फिजिकल कैपिटल की। ठीक है, तो हम लोग इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। लैंड की क्या ज़रूरत है, मान लीजिए कहीं पर कंपनी बैठाएंगे तो कोई मशीन लगाना है तो लैंड पर मशीन लगा देंगे। दूसरा, उस मशीन को चलाने के लिए तो हमें ह्यूमन एफर्ट तो चाहिए ही चाहिए, तो ह्यूमन एफर्ट के लिए हमने लेबर भी चूज़ कर लिए। फिर तीसरा, मान लीजिए हमें मशीन खरीदना तो हमें फिजिकल कैपिटल यानी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल मतलब बेसिकली यही बताया गया है कि पैसा से होता है। ठीक है, कैपिटल मतलब आप समझ लीजिए मनी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि मनी फिर यहाँ पर जो कैपिटल है दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सब पार्ट में। जैसे एक फिक्स कैपिटल है और एक वर्किंग कैपिटल है। कौन कौन सी कैपिटल है, एक फिक्स और एक वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, तो देखिए फिक्स कैपिटल मतलब कि जो फिक्स मतलब अगर एक बार वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिए लॉन्ग टाइम के लिए अगर हो जाए तो क्या हो जाएगी, आपकी फिक्स कैपिटल हो जाएगी। अगर कोई वर्किंग कैपिटल मतलब जिससे काम आपका चल रहा है तो क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल। देखिए फिक्स कैपिटल का एग्जांपल क्या है, टूल, मशीन और बिल्डिंग। मान लीजिए आपने एक बार कोई मशीन खरीद ली, मान लीजिए आटा आटा वाली मशीन खरीद ली तो वह क्या, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दें तो कम से कम 3-4 साल तो चलेगी ही चलेगी। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल मान क्या आता है, एग्जांपल क्या, रॉ मटेरियल। ठीक है, मान लीजिए आपने गेहूँ खरीदा, एक बार उसे गेहूँ को यूज़ किया और उसका आटा बना दिया फिर बेच दिया तो आपका रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया। तो बेसिकली किस कैटेगरी में आता है, वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, तो हमारा फोर्थ पॉइंट है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, देखिए ह्यूमन कैपिटल जैसा कि हम जानते हैं कि हमने 3 प्रकार के देखा था कि कौन कौन से, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल होता है। उसी का एक सब पार्ट है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल मतलब कि मान लीजिए जो जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या ह्यूमन से जितने भी हम काम करवाते हैं किसी पर्सन से
तो वो किस कैटेगरी में आता है? ह्यूमन कैटेगरी में, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। आप लोग समझ गए ना, फोर्स कैपिटल ह्यूमन कैपिटल होता है, ये एक सब पार्ट है, एक्चुअल में पार्ट नहीं है। कुल मिला जुला कर हमारे पास तीन ही पार्ट है, ठीक है, लेकिन एक हमारा ये सब पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में, लैंड इज फिक्स। तो हम इसे बात करते हैं कि क्या लैंड फिक्स होता है? हाँ बिल्कुल, लैंड फिक्स होता है। जैसे फार्मिंग सेक्टर में होता है, कई किसान होते हैं, सभी लोग अपने क्रॉपिंग करते हैं। कोई मान लीजिए कोई स्मॉल बिजनेस रन कर रहा है, तो सब किसके कैटेगरी में आ जाते हैं? हाँ, लैंड फिक्स कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। और जितने भी हम लोग जानते हैं कि जितने भी गांव होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर फार्मिंग सेक्टर ही इन्वॉल्व होता है। तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं कि जो लैंड का मेन यूज है फार्मिंग सेक्टर में ही यूज हो रहा है। तो जितने भी हमारे रिसोर्स हैं, मान लीजिए कोई भी जितने भी अनाज आ रहा है, जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, सब किस कैटेगरी के में आते हैं? फार्मिंग सेक्टर में, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें ये भी चैप्टर में बताया गया कि फार्मिंग सेक्टर में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है और क्या क्या चीज़ें का यूज होता है और किस किस चीज़ का बेसिकली ज़रूरत होती है, ठीक है। तो देखिए, फार्मिंग सिस्टम में हम लोग पहले बात कर रहे हैं इरिगेशन सिस्टम बारे में, ठीक है। इरिगेशन सिस्टम मतलब होता है कि सिंचाई कैसे वहाँ पर होती है, ठीक है। तो पहले के ज़माने में रहर से होती थी, लेकिन इस समय किससे होती है? हाँ, ट्यूबवेल हुआ, समरसेबल हुआ, कैनाल हुआ, ठीक है, यानी जितनी नहरों से होती है। और इस तरह धीरे धीरे हमारी जो है सिंचाई करने की तकनीक बढ़ गई। तो इससे क्या होता है कि हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि देखिए, फसल में सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल पानी का होता है। पानी अगर कम रहेगा तो फसल कितने भी आप अच्छा सीड डाल दें, चाहे कितने भी हाइब्रिड वैरायटी की कोई भी फसल लगा लो, वो सब बिना पानी के अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा, यानी प्रोडक्टिविटी उसकी घट जाएगी, ठीक है। तो उसी में एक और टर्म आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन से मतलब तात्पर्य है कि देखिए, पहले के लोग क्या करते थे? क्लासिकल बीज ही यूज़ करते थे, नई सीड नहीं खरीदते थे, कोई भी खाद नहीं, मतलब कोई फर्टिलाइजर नहीं यूज़ करते थे, कोई भी पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करते थे। वहाँ पर केवल मैन्योर यानी गोबर की खाद से रिलेटेड चीज़ें यूज़ करते थे। लेकिन जब इस फील्ड में हाइब्रिड सीड आई, ठीक है, और पेस्टिसाइड्स आई और डिफरेंट प्रकार के केमिकल का यूज़ करने लगा, तो जिससे प्रोडक्शन भी तो बढ़ा ही, और उसके साथ साथ कम फील्ड में ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, जिसके कारण एक्सेस अमाउंट में किसानों का भी फायदा होने लगा। यही कारण हम ये भी देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा के जितने भी फार्मर हैं वहाँ पर क्यों ज़्यादा अमीर हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले ही ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, जो हम 8 वाले पॉइंट में कवर करेंगे। तो उससे पहले हमने देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में समझ लिया क्या होता है। तो हम बात कर लेते हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग। देखिए, मल्टीपल क्रॉपिंग देखिए मैं बताता हूँ एक स्ट्रक्चर के मतलब। देखिए, मान लीजिए कोई भी अगर किसान है, चाहे तो एक फील्ड में एक ही फसल उगाए, चाहे गेहूँ ही पूरा उगा ले, चाहे तो उसमें दो, मान लीजिए गेहूँ उगा लिया प्लस सरसों उगा लिया, ठीक है, रबी और खरीफ का फसल भी उगा सकता है। तो ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए किसी को फसल उगाना है, तो अगर देखिए मान लीजिए एक फील्ड में उगाया केवल एक फसल, देखिए इससे नुकसान क्या है? मान लीजिए कोई कहीं पर एक रोग लग गया तो पूरा फसल नष्ट हो जाएगी, यानी पूरा उसकी जितनी मेहनत है, जितना पैसा लगाया, सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर वो मल्टीपल क्रॉपिंग करता है, मान लीजिए एक फील्ड नुकसान भी हो गई लेकिन दूसरी फील्ड जो है बची है, यानी दूसरी फील्ड उसे बैकअप के रूप में कुछ न कुछ दे देगी और वह किसान अपनी जीविका को भी चालन कर सकता है, ठीक है। ये सभी ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। जितने भी जागरूक किसान हैं, आप लोग भी देखते होंगे वहाँ पर दो चीज़ों की खेती की जाती है, एक चीज़ों की नहीं खेती की जाती है। इस बात का हमें ध्यान रखना, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर आप लोग समझ गए नहीं, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में समझ लिया, क्या क्या फैक्टर की HYV सीड यूज़ करते हैं, मॉडर्न ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं और अलग तरीके की वैरायटी यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए, और हम लोग बात कर लेते हैं फार्मर और आप पंजाब एंड हरियाणा के बारे में तो हमने जिक्र कर ही लिया कि कैसे वो लोग मॉडर्न फार्मिंग में है, ज़्यादा एडवांस है, हाई टेक सुविधाएं यूज़ करते हैं और उन लोगों के पास ज़्यादा ट्रैक्टर होता है। वहाँ पर जितने भी किसान हैं सबके पास अपना का ट्रैक्टर होता है, जिसके कारण उन लोगों का सभी जितने भी इंडिविजुअल फार्मर भी हैं बहुत ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है।
तो यहाँ बात आती है बिल एंड सस्टेन। यहाँ पूछ रहा है कि जो लैंड की सस्टेनेबिलिटी है, यानी जो लैंड की फर्टिलाइजेशन पावर है या जो प्रोडक्टिविटी क्या हमेशा कांस्टेंट रहती है? नहीं। देखिए, जानते हैं कि ज़्यादा एक्सेस में केमिकल यूज़ करते हैं तो केमिकल हमेशा नुकसान ही करता है, ठीक है। तो कुछ समय के लिए तो मान लीजिए प्रोडक्शन तो हाई होता है, लेकिन अगर मान लीजिए पहले साल में आपने 1 किलो यूरिया यूज़ किया तो दूसरे ही साल आपको 2 किलो यूरिया यूज़ करना ही करना है, तीसरे ही साल 3 साल, यानी कुल मिला जुला का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन खाद या जितनी भी उसकी फर्टिलिटी की पावर है खेत की वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है कि जिसमें केमिकल होते हैं नहर वहर में चले जाते हैं तो वहाँ के पॉल्यूशन भी तो मेन रोल है, पॉल्यूशन फैलता है। और जितने भी केमिकल या फर्टिलाइज़र आते हैं हमारे खाने में भी तो आते होंगे, थोड़ा मोड़ा उनका कंसंट्रेशन तो आता होगा, जो कि हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है। तो पहली तो हमने समझ लिया फर्टिलाइजिटी तो खो जाती है, लैंड की फर्टिलिटी तो खो ही जाती है, उसके साथ साथ और क्या होता है, पोल्यूशन भी फैलता है, ठीक है। तो आप बात हम करते हैं कि हाउ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन फार्मर ऑफ पालमपुर, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं कि जो पालमपुर गांव है वहाँ पर कैसे हाँ जो लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो बेसिकली देखिए वहाँ पर दो तरीके के फार्मर, लार्ज फार्मर है और एक स्मॉल फार्मर। लार्ज फार्मर जिससे ज़्यादा ज़मीन हो, स्मॉल फार्मर जिससे कम ज़मीन हो, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि 2 कैटेगरी बांटी गई है और जितने भी लैंड बिग लैंड फार्मर है उनका प्रोडक्शन ज़्यादा है तो थोड़ा अमीर है, और वह लोग अगर मान लीजिए किसी को लोन चाहिए ये स्मॉल फार्मर को स्मॉल लोन भी देते हैं, लेकिन वह इंटरेस्ट रेट हाई रहता है। तो हम लास्ट पॉइंट पे कवर करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट की कितनी पॉलिसी लॉन्च हुई हैं जो बताते हैं कि आपको यहाँ से लोन लीजिए ताकि कम इंटरेस्ट रेट पर मिले और कुछ दिन बाद रिलैक्सेशन पावर भी मिले, ठीक है, और उसकी रिलायबिलिटी भी अच्छी खासी हो, ठीक है। आप लोग समझ गए ना कि कैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूट है पालमपुर में। तो हम बात करते हैं हु विल प्रोवाइड द लेबर, ठीक है। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि लेबर हमें कहाँ से मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए जो स्मॉल फार्मर है दिन भर अपना खेत में काम किया, ठीक है, और जब उसका जितना बाकी बचा हुआ समय है बड़े फार्मर के खेत में जाके काम करेगा तो उससे जानते फायदा क्या होगा, उसकी इनकम भी बढ़ जाएगी और बड़े फार्मर जो है उनका भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलजुल कर काम करते हैं तो थोड़ा उसका भी फायदा हो जाता है, थोड़ा उसका भी, तो कुल मिला जुला कर दोनों ही फायदे में रहते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि उनका शोषण भी होता है थोड़ा मोड़ा। तो इस हिसाब से हम तो कह ही सकते हैं कि कैसे प्रोडक्शन इफेक्ट करता है या कैसे वहाँ पर लेबर की क्या कंडीशन और क्या उनको लेबर की डिफ़िकल्टी है। और एक और भी डिफ़िकल्टी तो उन लोगों को जितने भी वेज यानी जितनी भी उनकी सैलरी भी बहुत कमी होती है, ठीक है। और वहाँ पर वैमेन और चाहे मैन और चाहे वुमेन दोनों की सैलरी थोड़ा कम कम रहती है। इस बात में हम लोग भी डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि कैपिटल फार्मिंग, तो हम बात करते हैं कि क्या अगर मान लीजिए हम फार्मिंग कर रहे हैं तो हमें कैपिटल की नीड होगी, यानी पैसे की ज़रूरत होगी। तो इसका आंसर सिंपल है, बिल्कुल ही होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते देखिए हमें सीड्स खरीदना है, अच्छी सीड्स खरीदने के लिए तो चाहिए ही चाहिए, पेस्टिसाइड्स के लिए हमें पैसा चाहिए, और जितनी हमारी इरिगेशन ट्यूबवेल से हमारे डीजल पेट्रोल के लिए जो चलता है उसके लिए भी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर पैसा तो चाहिए ही। तो हम ये बात कमेंट तो कर ही सकते हैं कि हाँ अगर हमें फार्मिंग करनी है तो कुछ हमें बैकअप के रूप में पैसा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो हम 13 पॉइंट पे बात करते हैं सेल ऑफ सरप्लस। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं सरप्लस क्या होता है। सरप्लस बेसिकली होता है क्या कि जितने भी मान लीजिए कोई किसान है उसको ज़रूरत है 3 कुंटल गेहूँ की ज़रूरत है, वह 3 कुंटल गेहूँ अपने लिए रख लेगा, और बाकी जितना मान लीजिए 5 कुंटल उसका प्रोडक्शन हुआ है तो 2 कुंटल क्या उसका होगा सरप्लस, यानी जितना एक्सेस अमाउंट में उसका अनाज पैदा होता है उसे क्या कहते हैं सरप्लस, ठीक है। सरप्लस मतलब बेसिकली जो एक्सेस अमाउंट में उसका प्रोडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं सरप्लस, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमने देखा कि तेजपाल और सविता का केस देखा था कि तेजपाल जो बड़ा फार्मर है वह सविता जो है थोड़ा सा उसका प्रोडक्शन होता है ज़्यादा तो वह तेजपाल को दे देती है, तेजपाल जाके मार्केट में बेच देता है। तो यहाँ पर उसका भी फायदा हो जा रहा है, थोड़ा सा उसका भी फायदा हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन सविता जागरूक नहीं है, वो चाहती तो डायरेक्ट मार्केट में जाकर बेच सकती थी। तो यहाँ पर हमें बताया गया क्या गाँव में क्या कमियाँ हैं जिसे सुधारनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम 14 पॉइंट बात करते हैं कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के बारे में, ठीक है।
तो पहले हम जान लेते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या होती है। जितनी भी एक्टिविटी है अगर फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है तो क्या होती है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हो जाएगी। मतलब कि मान लीजिए डेयरी क्या हुआ, डेयरी तो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है तो क्या हो जाएगा, हाँ, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हो जाएगी। और दूसरा स्मॉल स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मान लीजिए कोई गांव में स्मॉल बिजनेस चल रहा है, हमारे कोई आटा चक्की गेहूँ पीस रहा तो क्या स्मॉल बिजनेस के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार कोई शॉपकीपर है, मान कोई दुकान खोली है ताकि गांव में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सबको मिल जाए, वो क्या किस कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। 18 पॉइंट हम बात कर लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हुआ। अगर मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्टेशन वाले कोई सब्जी हुई यहाँ से लेकर मंडी बेच रहा तो वह भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी मतलब वही कि अगर कोई भी व्यक्ति मतलब खेती बाड़ी से रिलेटेड कोई अदर काम कर रहा है तो किस कैटेगरी में आएगा, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में, ठीक है। आप लोग समझ में आया ना। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि 19 पावर के बारे में, गवर्नमेंट प्रोग्राम रूल। तो ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि गवर्नमेंट, हम वहाँ पे हमने देखा था कि जो सविता थी कितना ज़्यादा इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट रेट पर तेजपाल ने उसको पैसा दिया था। लेकिन अगर वही सविता थोड़ा सा जागरूक होती, चाहती तो गवर्नमेंट से लोन ले लेती। तो लोन की फायदा क्या होती, लो रेट लोन होता और लो इंटरेस्ट होता, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए उसको 2 या 3% ही देना पड़ता, ठीक है। लेकिन ये जो तेजपाल या जितने भी बड़े फार्मर कितना परसेंट लगाते हैं, कम से कम 14 से 15% लगाते हैं, ठीक है। और अगर इनकेस अगर मान लीजिए फसल ही बर्बाद हो गई तब तो 14 दुगुना हो जाएगा, 28% हो जाएगा, तो भी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन गवर्नमेंट का 4% होगा। तो और गवर्नमेंट ये भी प्रोवाइड करते हैं रिलैक्सेशन की, मतलब आप थोड़ा टाइम पीरियड भी बढ़ा देती है कि हाँ 12 महीने दे दीजिएगा या 18 महीने में, ठीक है। वो रिलायबल भी होता है, यानी बहुत आसान होता है, कुछ ज़्यादा झंझट नहीं होती कि ये करना भैया वो करना, एक अनोन करना नहीं है, ठीक है। आप पैसा जमा करिए, EMI रेट आता है, आप लोग आसानी से लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं लास्ट पॉइंट है हमारा कंक्लूजन, ठीक है। तो देखिए हमने कुल मिला जुलाकर 19 पॉइंट कवर कर लिए हैं। लास्ट पॉइंट 20 कंक्लूड कर देता हूँ। तो देखिए इस पूरे चैप्टर में फोकस किया गया है कि कैसे हमारे जो फार्मर उनकी कंडीशन क्या है और वो लोग जागरूक हैं कि नहीं है, और उनको जो है हमारे फार्मिंग सेक्टर में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है और किसकी किसकी मुख्य रूप से ज़रूरत है उसके बारे में पूरी तरीके से डिस्कस किया गया। और ये भी बताया गया है कि लैंड्स की क्या इम्पोर्टेंस है और मैन पावर की क्या इम्पोर्टेंस है, और उस बारे में डिस्कस किया गया है कि जो फार्मर सेक्टर है कैसे उन लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आए, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। तो कैसे हमारे देश में आई ग्रीन रिवॉल्यूशन और कंडीशन ऑफ फार्मर, हरियाणा और पंजाब के फार्मर कैसे मॉडर्न फार्मिंग करते हैं उसके बारे में हमने जान चुके हैं। और ये भी जाने कि जो पालमपुर विलेज में कैसे लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और हम ये भी जान चुके कि अगर मान लीजिए हमें खेती भी करनी है तो उसके लिए पैसा की, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और 13 पॉइंट में हम लोग जान चुके हैं कि सरप्लस क्या होता है, मतलब सेल ऑफ सरप्लस कैसे होता है, ठीक है। सरप्लस मतलब जान लिया कि जो हमारे एक्सेस अमाउंट में ग्रेन उपजेगा वही क्या हो जाएगा, सरप्लस, ठीक है। 14 पॉइंट में हम लोग बात करें कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या होती है, जैसे डेयरी हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हुआ, शॉपकीपर हुआ और ट्रांसपोर्टेशन। और ये भी जाना लास्ट प्रोग्राम में गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसी हैं जो बताती हैं कि अगर किसी को लोन चाहिए तो कम इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने सब पॉइंट कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। और ये जितने भी हैं ना आप लोग एक बार लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। तो लिखने के लिए धन्यवाद। तो अब तक सब्सक्राइब भी कर लिया होगा।